जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। जैसा आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच होना है। उसी संदर्भ में आज मैं आप लोगों के लिए वैदिक सभ्यता एवं पूर्व वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर लेके आया हूँ, जो आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सप्त सैंधव प्रदेश। जहाँ ऋग्वेद काल में आर्य रहते थे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है इतिहासकारों द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भाग लेती थी। मतलब है कि ऋग्वेदिक काल में महिलाएं किस किस सभा, जो मतलब वहाँ की मीटिंग होती थी उसमें कौन से में भाग ले सकती थी। 4 प्रकार के मीटिंग थे वहाँ पर, सभा, विधत, समिति, गण, जिसमें सभा और विदत में महिलाएं भाग लिया करती थी। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। मृदभांड मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो किस समय संस्कृति से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति तो नहीं है ये। गेरुवर्णी मृदभांड, काला और लाल मृदभांड, ताम्रपुंज मृदभांड, तीनों ये सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि जो मैं अभी 20 प्रश्न देने वाला हूँ आपके समक्ष, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो वैदिक काल के जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे आप जरूर ही उसे हल कर पाएंगे। तो बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए किसका संबंध किससे है। तो बात करते हैं, पहला है सूची 1 में समिति। समिति का क्या मतलब है? तो समिति का मतलब है सामान्य जनता का प्रतिनिधि। समिति में एक हेड होता है, बाकी सबकी बात सुनी जाती है। बात करते हैं पूरब की। पूरब का मतलब है दुर्गपति। सभा का मतलब है अभिजातों की संस्था है ये, और स्पष्ट जो है वो गुप्तचर की संस्था है। गुप्तचर मतलब जासूस आर्यों के समय में भी थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भिन्न शब्दों की पहचान करें। से वंश, कुल, गोत्र, ये सब मतलब एक ही जैसे शब्द हैं। कोश का मतलब होता है डिक्शनरी, तो ये अलग है। आप इसको भी याद करके रख सकते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बात करते हैं छठे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदी आर्यों की पंचजन से संबंधित नहीं है? आर्यों में 5 कबीले थे, जिसमें अनु, यदु, पुरु और 2 और थे, जिसमें इसमें किकट जो नाम है, किकट पंचजन में नहीं आता, ये कोई अलग शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा किकट। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न है आपके सामने, आर्यों के जीविकोपार्जन के साधन निम्नलिखित में से कौन था? मतलब आर्य क्या करते थे, कैसे खान पीन करते थे, क्या खाते थे? तो उनका कृषि करते थे, कृषि सही है। शिल्प कर्म, शिकार, व्यापार, ये सब ये नहीं करते थे, वो कृषि करते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से वह ब्रह्मवादिनी कौन सी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना नहीं की थी? तो वेद मंत्रों की रचना गार्गी ने नहीं की थी, अपाला, लोपामुद्रा और घोषा ने वेद मंत्रों की रचना की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो एक कला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। इसका है जैसे ब्रह्मचर्य 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा, उसके बाद शादी विवाह करके गृहस्थ आश्रम, उसके बाद 50 साल के बाद वानप्रस्थ में चले जाएंगे, और 75 साल के बाद पूरी तरह से सब कुछ त्याग के संन्यास ले लिया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर की। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो जो ऋग्वेद है इसके जो सब पार्ट्स हैं, तो ऋग्वेद के क्या हैं? तो ऐतरेय, सामवेद का है पंचवीस, यजुर्वेद का है शपथ और अथर्ववेद का है गोपथ। तो ये सब आप अगर याद कर लेते हैं तो परीक्षा में अक्सर यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का जो सब होगा वो क्या होगा? तो ऐतरेय, अथर्ववेद का क्या होगा? तो गोपथ। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सही जवाब दे पाएंगे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से 3 वेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? मतलब 3 ऐसे वेद हैं जिन्हों त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल, हर स्टेट के कांस्टेबल परीक्षाओं में, ग्रुप डी के परीक्षाओं में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जादू टोना से संबंधित चर्चा किस वेद में मिलती है?
इसका सही जवाब है अथर्ववेद। इसे आप अपने दिमाग में आज से बिठा लीजिए। जादू टोना से संबंधित अथर्ववेद में बताया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 13वां प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, इसमें सीधा सीधा बताया गया है ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि जादू टोना से संबंधित क्या है, तो आपको पता ही चल चुका होगा अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। तो बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद को स्रोत एवं प्रार्थनाएं, इसमें कैसे पूजा करनी है और क्या क्या स्रोत है, कहाँ से हमें चीज़ें मिली हैं, इसमें बताया गया है। बात करते हैं सामवेद की, तो सामवेद संगीतमय स्रोत है। स से संगीत, स से सामवेद। बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। जो भी आप अपने समाज में हिंदू धर्म में कर्म कांड देखते हैं वो यजुर्वेद से ही संबंधित है, वहीं से लिया गया है। बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि चीज़ें हैं। जो भी जादू टोना करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अथर्ववेद से पढ़े उन्होंने अथर्ववेद को पढ़ा हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 14वां क्वेश्चन है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया था, पश्चिम एशिया था, दक्षिण एशिया था या उत्तरी ध्रुव था? तो इसमें मैं काफ़ी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मध्य एशिया बताते हैं, कुछ उत्तरी ध्रुव बताते हैं और कुछ अलग अलग चीज़ें बताते हैं। लेकिन मैक्स मूलर जो इतिहास समाजशास्त्री थे, उनका कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर्यों के साथ अफगानिस्तान के संबंधों को द्योतित करने वाली नदी कौन नहीं है? तो अफगानिस्तान से संबंधित कुबा है, कमू है, श्रीवास्तु है। परुसरणी नदी जो है वो अफगानिस्तान से संबंधित नहीं है। बात करते हैं लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में एक एटा जिले में जगह अंतरंजीखेड़ा, वहीं से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है हमें। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। अंतरंजीखेड़ा, अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वेदों के नाम, सूची 2 में है किन किन बारे में उसमें बताया गया है। तो बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद को आयुर्वेद भी कहा जाता है, यजुर्वेद को धनुर्वेद कहा जाता है और सामवेद को गंधर्ववेद कहा जाता है और अथर्ववेद को शिल्पवेद कहा जाता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा वैदिक काल इन 20 प्रश्नों में ही कवर हो जा रहा है। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वैदिक संस्कृति में सर्वाधिक वर्णित है? गंगा तो उस समय मतलब वैदिक संस्कृति के समय नाम नहीं चलता था। चतुद्री, सरस्वती, सिंधु नदी का नाम हड़प्पा सभ्यता से ही बहुत ज़्यादा चलता था। वैदिक संस्कृति में ही सिंधु नदी का नाम सबसे ज़्यादा बार उपयोग किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 19वां प्रश्न है। पूर्व वैदिक आर्यों का संबंध मुख्यतः किन धार्मिक विधि विधानों से था? प्रकृति पूजा और यज्ञ, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका सही जवाब होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। उस समय पूर्व वैदिक काल में आर्य प्रकृति की पूजा मतलब सूर्य की पूजा, वरुण की पूजा और यज्ञ किया करते थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 20वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 में वेदों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में नाम दिए गए हैं। इन वेदों को जो पढ़ता था उसे क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद को जो पढ़ता था उसे होत्री कहते थे, सामवेद को जो पढ़ता था उसे उद्राता कहते थे, यजुर्वेद को जो पढ़ता था उसे अर्धव्यूह करते थे और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। तो बात करते हैं 20 प्रश्नों का हो चुका है। अगर आप ये 20 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो पूरी तरह से वैदिक काल को कवर कर लेते हैं और परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। एसएससी जीडी परीक्षा होने वाला है और कुछ दिन अभी तो फिलहाल एसएससी सीजीएल भी चल रहा है। अगर आप अभी वीडियो दे लेते हैं, अगर वैदिक काल से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।